लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया है? अच्छा, तो ये अदर कॉन्सेप्ट्स हो गए ना सारे, डिस्प्यूटेड ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी इंडिया आउटसाइड इंडिया एंड प्रॉपर्टी स्टॉक इंडिया। चलो ठीक है, ध्यान देना अभी। आएंगे ना वो लोग, लेक्चर है तो छोड़ना तू। सिर्फ मुझे ये और एक चीज़ बताओ, ये हुआ है सेक्शन 25 के, ये बाकी है, ये बाकी होगा। 25A हो चुका है, बाकी सब हो चुका है। चलो ठीक है, ध्यान देना। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 22। क्या था ये सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन। अच्छा, कितनी कंडीशंस थी ये सेक्शन के अंदर? 3। पहला कंडीशन, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड अपरटिनेंट देयरटू। सेकेंड कंडीशन, person should be owner of the property, and third, owner should not use property for business and profession। अगर ये तीनों कंडीशंस क्या हो जाएगी तो ही आपको टैक्स लगेगा अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई एक आध कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपको टैक्स तो लगेगा बट नॉट अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, कोई दूसरे हेड में टैक्स लगेगा। जैसे आप याद करोगे तो अगर आपके पास एक वेकेंट प्लॉट है और वो वेकेंट प्लॉट से आपको रेंट आ रहा है तो रेंट फ्रॉम वेकेंट प्लॉट कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर सब लेटिंग से अगर इनकम आ रही है, मैंने आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे दी और आपने किसी और को प्रॉपर्टी भाड़े पे दी, तो आपको जो इनकम आएगी वो भी कहने से जाएगी अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्योंकि आप ओनर नहीं हो, इसीलिए आपको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं लगेगा। हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स कौन से ईयर में लग रहा है? जिस ईयर में रेंट ड्यू होगा कि जिस ईयर में रेंट रिसीव होगा? ड्यू होगा। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, या तो प्रॉपर्टी लेट आउट होगा, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, या तो डीम टू बी लेट आउट। अच्छा, कितनी प्रॉपर्टीज आप एसओपी रख सकते हो? 2 से ज्यादा अगर एसओपी रखी तो डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अच्छा, अब एलओपी, तो एलओपी का फॉर्मेट जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम जीएवी। फुल फॉर्म क्या है जीएवी का? उसमें से क्या माइनस करोगे? पेड बाय ओनर। अच्छा, लास्ट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स अभी भरा, मिलेगा इस साल? फ्यूचर का इस साल भरा तो? अच्छा, टेनेंट ने पे किया तो? अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स ड्यू है, पे नहीं हुआ है तो मिलेगा माइनस करने के? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर आपको क्या मिल जाएगा? एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, और उसमें से 2 डिडक्शन आप माइनस करो। 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। एसओपी के केस में कहने से आपका एनएवी क्या हो जाएगा? निल। तो एसओपी में सिर्फ एक ही चीज आएगी, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर समझो लोन नहीं है तो फाइनल आंसर इज निल, अगर लोन है तो नेगेटिव। बट आप याद करो, अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जाएगा तो फिर कहने से उसको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का सेक्शन नंबर था 115 बीएसी, और डीएलओपी का फॉर्मेट जो है वो सेम एज एलओपी है। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जब आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे तो उसमें पता है मैंने आपको कुछ स्टेप्स करवाए थे। स्टेप नंबर 1 क्या था? ग्रॉस एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट। हाउ यू गेट एक्सपेक्टेड रेंट? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज कंपेयर विथ विच एवर इज लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट मिल गया। और तुम्हें समझ में आ रहा हो तो यही एक्सपेक्टेड रेंट आपका जीएवी बन जाएगा इन केस ऑफ डीएलओपी, क्योंकि डीएलओपी में कोई एक्चुअल रेंट तो आएगा नहीं। तो स्टेप नंबर 1 इज एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप नंबर 2, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। एंड स्टेप नंबर 3, अगर वेकेंसी नहीं है तो कहने से 1 और 2 विच एवर इज हायर दैट इज योर जीएवी। बट अगर वैकेंसी तो आप ऐड करके चेक करोगे कि वैकेंसी ऐड करने के बाद
आपका कितना रेंट आ सकता था और कितना रेंट मिलता आपको। अगर समझो स्टेप 3 इज मोर देन और इक्वल टू स्टेप नंबर, देन स्टेप नंबर 2 इज योर जीएवी, अदरवाइज स्टेप नंबर 1 इज योर जीएवी। कुछ ऐसा याद आया? फिर उसके बाद इंटरेस्ट के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। तो इंटरेस्ट आपको माइनस करने तभी मिलेगा व्हेन लोन इज टेकन फॉर CRRRA, ड्यू बेसिस पे मिलेगा। किसी एजेंट के थ्रू आपने लोन सैंक्शन करवाई तो उसको अगर आप ब्रोकरेज या कमीशन पे करोगे तो मिलेगा माइनस करने। अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है ऑन अनपेड इंटरेस्ट, क्या वो मिलेगा माइनस करने? अगर आपने कहीं से नया लोन लिया टू रीपे योर ओल्ड लोन, तो नए लोन की इंटरेस्ट मिलेगी माइनस करने, मिलेगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट के केस में अगर प्रॉपर्टी एलओपी है या डीएलओपी है तो इंटरेस्ट मिले, जितना होगा उतना सब मिलेगा। बट एसओपी के केस में याद करोगे तो लिमिट्स थी, या तो मैक्सिमम या तो मैक्सिमम, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। कितनी कंडीशंस थी? 4। पहला कंडीशन, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर R and R. Construction or acquisition should be completed within from the end of the year in which loan is taken. And last condition is interest certificate. So ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैक्सिमम 2 लाख, नहीं तो 30,000। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट किया था PCPI करके, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। उसमें आप याद करोगे तो आपको अमाउंट और रेट दिया ही होगा, ड्यूरेशन आपको कैलकुलेट करना था। कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेट ऑफ टेकिंग लोन और डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन विच एवर इज लेटर। एंड आपका कंस्ट्रक्शन कौन से दिन खत्म होगा, तो जिस दिन खत्म हुआ है उसके पहले जो 31 मार्च गया है तब खत्म हो चुका है, दैट इज एज पर एक्ट। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो साल की इंटरेस्ट को हम प्री और पोस्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, सारी पोस्ट में डाल देंगे। कुछ ऐसा याद आ रहा है? फिर अनरियलाइज रेंट आप जब माइनस करते हो तो अनरियलाइज रेंट माइनस करने तभी मिलती है जब 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। वो 4 कंडीशंस क्या है? तो पहला कंडीशन, द टेनेंसी इज बोनाफाइड। सेकेंड, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स आर टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। थर्ड, defaulting tenant is not in occupation of any other property of assessee. And fourth, legal proceedings are initiated for recovery of rent. अगर क्वेश्चन में ये 4 कंडीशन ना दी हो तो हम अज्यूम करते हैं कि ये कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, आपको अनरियलाइज रेंट माइनस करने मिलेगा। और कुछ याद करो, कल उठ के अगर रिकवरी हुआ कौन सी चीज का, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट या फिर रिकवरी हुआ ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट, तो वो रिकवरी पे आपको टैक्स लगेगा, उसमें से आप माइनस करना स्टैंडर्ड डिडक्शन, लीगल खर्चे जो भी होंगे वो माइनस करने नहीं मिलेंगे। एंड इवन इफ यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, स्टिल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फिर हमने और एक कॉन्सेप्ट किया था को ओनर्स करके। को ओनर्स का मतलब है कि अगर एक प्रॉपर्टी इज जॉइंटली ओन्ड बाय 2 और मोर पर्संस, उसको हम बोलेंगे को ओनर्स। को ओनर्स के केस में अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो आप ऐसा ही समझोगे कि देयर इज ओनली 1 ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड फाइनल आंसर निकाल के उसको डिवाइड कर दोगे इन द रेशियो ऑफ को ओनरशिप। एंड अगर समझो कि 2 पर्सन या उससे ज्यादा ओनर्स है, इन एसओपी रखा है प्रॉपर्टी, तो फिर आप सबका कैलकुलेशन अलग अलग करोगे। क्यों? क्योंकि वो जो 2 लाख की लिमिट है एसओपी में इंटरेस्ट का या 30,000 का लिमिट है वो पर ओनर है, पर पर्सन है। सो अगर 4 ओनर है तो चारों को अलग अलग मिलेगा 2 लाख या 30,000। फिर उसके बाद हमने अदर कॉन्सेप्ट से डिस्कस किए थे।
अदर कॉन्सेप्ट्स के अंदर प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अब जो लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंगेज थे वो लोग क्या करते थे, बिजनेस में अनसोल्ड फ्लैट्स दिखा देते थे, जानबूझ के वो फ्लैट्स बेचते नहीं थे और खुद के नाम पे भी करते नहीं थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया क्या, कि जब सीसी आ जाएगा वो साल के एंड में जाके वहां से 2 साल काउंट करना, 2 साल तक कहने से हम आपको कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, 2 साल में आप बेच दो ठीक है चल जाएगा, 2 साल तक भी बेचा नहीं तो फिर हम डीएलओपी मान लेंगे और आपको टैक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, इंडिया में है, तो कहने से सबको टैक्स लगेगा, R&OR, RBNOR एंड NR। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है कहां पे, आउटसाइड इंडिया, बट रेंट इंडिया में रिसीव हो रही है, सबको टैक्स लगेगा, R&OR, RBNOR एंड NR। एंड लास्ट, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया और रेंट भी बाहर मिल रहा है, सिर्फ R&OR को टैक्स। और अगर डिस्प्यूटेड ओनरशिप है, मतलब क्या कि कोई प्रॉपर्टी को लेके अगर डिस्प्यूट चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, तो क्या गवर्नमेंट जब तक डिस्प्यूट सेटल होगा तब तक वेट करेगा टैक्स कलेक्ट करने का, तो आंसर इज नो। गवर्नमेंट अभी 2 में से 1 पर्सन से टैक्स लेना स्टार्ट कर देगा और कल उठ के अगर कुछ रिवर्स करना पड़ा तो वो लोग कर सकते हैं। सो ये सारे प्रोविजंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। अभी आज अपने को मेन फोकस अपना सम्स पे रहेगा, तो अपने को सम्स सॉल्व करने हैं। मुझे बताओ ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हो चुका रहेगा अपना, चेक करते जाओ जरा, 1 हो चुका रहेगा, 2 भी हो चुका रहेगा, 3 हुआ है, 3 नहीं थर्ड सम पहले तो कौन सा नहीं हुआ, ये सेकंड नहीं हुआ, सेकंड तो हुआ ही है, थर्ड सम हुआ है, थर्ड नहीं हुआ, थर्ड सम। चलो थर्ड सम से स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग को फॉर्मेट पता ही है क्या है, आप लोग फॉर्मेट देखोगे नहीं, पेजेस घुमा घुमा के, टेक्स्ट बुक ओपन मत करो, यहीं से क्वेश्चन रीड करो क्योंकि टेक्स्ट बुक में सोल्यूशन दिया हुआ है। चलो पढ़ो क्वेश्चन। यहाँ पे असेसी के पास एक प्रॉपर्टी है इन चेन्नई, उसका सब डिटेल दिया है, मेरे लिए यही लाइन रेलेवेंट है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 50,000 रेंट पर मंथ अप टू December. Thereafter, tenant vacated the property and assessee used for self occupation. मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है ये प्रॉपर्टी कैसी है? देखो ये प्रॉपर्टी है बराबर, ये प्रॉपर्टी में 9 months लेट आउट 3 और 3 months क्या थी ये प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब मुझे सिर्फ बताओ इस प्रॉपर्टी पे कौन से प्रोविजंस लगेंगे, लेट आउट के प्रोविजंस लगेंगे। आपको पता है मैंने वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी करवाया था, तो इसको तो अपने को यही समझना है कि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है। चलो करेंगे आप लोग सॉल्व ये सम फटाफट से। चलो आ गया आंसर। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर 5 lakhs कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर 4,80,000 इज एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट आपका आएगा 50,000 इंटू 9, बट उसमें से 1 लाख अनरियलाइज रेंट माइनस हो जाएगा, तो 3,50,000 आपका आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 वैकेंसी नहीं है, इसीलिए स्टेप नंबर 1 एंड 2 विच एवर इज हायर, तो फिर स्टेप नंबर 1 आपका हायर आ रहा है ना 480, वो आपका बन जाएगा GAV माइनस क्या करोगे, म्युनिसिपल टैक्स 12%, किसका 12% लोगे, म्युनिसिपल वैल्यू का, सो 60,000 वो माइनस करो, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके फाइनल आंसर देखो 2,69,000 आना चाहिए, 2,69,000। कुछ डाउट हो तो पूछो इसमें। चलो यहाँ पे ध्यान दो क्या लिखा है, देखो गणेश हैज 3 houses all of which are सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो अब अपन 3 घर है, तो कहने से 2 को ही SOP रख सकते हैं और 1 को क्या मानना पड़े। तो अब है ना क्वेश्चन क्या आ रहा है पता है, 3 घर है आपके पास, हाउस प्रॉपर्टी 1, 2 एंड 3।
अब तीनों के तीनों एसओपी रखे आपने, तो टैक्स पर्सपेक्टिव से तो आप कोई एसओपी रखोगे और तीसरा क्या बन जाएगा, डीएलओपी। क्वेश्चन क्या आ रहा है, कौन सा घर डीएलओपी लेना है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपका फर्स्ट एंड सेकेंड हाउस ही एसओपी रख सकते हो आप, ऐसा नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, तो नंबर 1 इसको एसओपी ले लो, इसको एसओपी ले लो। अब ये दोनों को अगर एसओपी लिया तो ये क्या बन जाएगा, डीएलओपी। और अपना आंसर कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, इनकम। फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है आपके पास, तो इसको एसओपी लो और इसको एसओपी लो, तो ये क्या बन जाएगा, और एक आंसर निकालो क्या आ रहा है। फिर थर्ड डीएलओपी, एसओपी एंड एसओपी, तो वापस से आंसर निकालो। अब समझो यहां पे आंसर आपका 4 लाख आया, यहां पे आंसर आपका 5 आया और यहां पे 6 आया, तो कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, फर्स्ट, क्योंकि जितनी इनकम कम उतना क्या नहीं से टैक्स भी कम। एंड अगर समझो ये -4 आया, -5 आया और -6 आया, तो -6, जितना लॉस ज्यादा होगा उतना अच्छा है अपने लिए। समझ रहा है कि नहीं। तो आपको ये सम में 3 बार सम सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे समझ के कि अगर पहला एसओपी है, फिर ये एसओपी है और ये डीएलओपी है, तो क्या होगा, फिर एसओपी डीएलओपी एसओपी डीएलओपी एसओपी एसओपी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि आंसर निकालो, गणेश की टैक्स लायबिलिटी निकालो जो सबसे मिनिमम होगी। तो आप तुम समझो कि आपको ऑप्शनल स्कीम भी करना पड़ेगा एंड डिफॉल्ट भी करना पड़ेगा। बट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में बहुत सिंपल हो जाएगा, क्या, एसओपी का सारा आंसर कहना से नील ही आने वाला है, तो आपका सिर्फ डीएलओपी के ही आंसर्स आएंगे उधर। तो अब आप क्या करो, सुनो, पहले तो कहना से हर एक घर को डीएलओपी तो लेना ही है तीनों ऑप्शन में, तो पहले सब घर को डीएलओपी लेके सॉल्व कर लो और फिर स्टार्ट करो ऑप्शन नंबर 1 कि पहला घर एसओपी, दूसरा घर एसओपी और तीसरा डीएलओपी, तो आंसर क्या होगा। तो एसओपी में सिर्फ इंटरेस्ट आएगी, यहां पे भी इंटरेस्ट आएगी, ये नेगेटिव नेगेटिव, और डीएलओपी का आंसर तुमने पहले ही निकाल लिया होगा, तो उधर से डीएलओपी का आंसर लो और फाइनल आंसर निकालो कितना है। ये हो गया ऑप्शन 1। मतलब पहले हर एक घर को आप क्या समझ लो और एक आंसर निकाल लो। सबका डीएलओपी तो एक एक बार तो करना ही है ना अपने को, तो पहले आप सबको डीएलओपी लेके सॉल्व कर दो। अब डीएलओपी में फॉर्मेट क्या होगा, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड व्हाट विल बी योर जीएवी, एक्सपेक्टेड रेंट। तो आपको उसमें कुछ ज्यादा फॉर्मेट बनाना ही नहीं है। फिर आपका ये ऑप्शन 1 हो गया। ऑप्शन 2 में क्या करोगे आप, एसओपी पहला घर, डीएलओपी दूसरा घर, एनएसओपी, तो इसकी इंटरेस्ट और डीएलओपी का आंसर तुमने वो पहले निकाल लिया है, तीनों को ऐड करो तुम्हें एक आंसर और मिल जाएगा। वैसे ही ऑप्शन 3 करना है, पहले डिफॉल्ट स्कीम को साइड में रखो, ऑप्शनल स्कीम में आंसर निकालो बस, बराबर। चलो स्टार्ट, चलो डिस्कस करते हैं अभी। पहले तो आपने तीनों घर को डीएलओपी लिया होगा, तो तीनों घर के आंसर देखो, 2,19,800, 176,840 एंड 73,640, बराबर। ये तो आंसर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखो सब लोग, अगर आप मुझे पूछोगे डिफॉल्ट स्कीम, कौन सी स्कीम, मतलब 115, तुम्हें समझ में आ रहा है, उसमें भी 3 ऑप्शंस तो है अपने पास, एंड उसमें ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से योर आंसर विल बी 73,640। क्यों 73,640? क्योंकि आप समझो पहले घर को आप एसओपी लोगे, दूसरे घर को एसओपी लोगे, तो उन दोनों का आंसर नील और नील, तो बचा क्या, एक ही बचा ना, 73,640। दूसरे ऑप्शन के हिसाब से इट इज 176,840। कैसे, क्योंकि इसको एसओपी लिया और इसको एसओपी लिया, तो इन दोनों का आंसर नील और नील। और थर्ड ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर इज 219,800। तो डिफॉल्ट स्कीम में तो आपके आंसर्स यही हो जाएंगे तीनों ऑप्शंस के अंदर।
तो डिफॉल्ट स्कीम में अगर असेसी जा रहा है तो उसको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए? फर्स्ट। बट अब अगर हम बात करें कौन से स्कीम की, बोलो ऑप्शनल स्कीम की, तो ऑप्शनल स्कीम में अपने को कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी समझो, ये देखो ये डिफॉल्ट स्कीम का आंसर है 73, 640, 176, 840 एंड 219, 800। नीचे देखो आपको ऑप्शनल स्कीम का दिया गया है कि इफ पर्सन एक्सरसाइजेस द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो देखो पहले घर को हम एसओपी लेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा नील। क्यों? इंटरेस्ट है ही नहीं पहले घर में। दूसरे घर का इंटरेस्ट 30 मिलेगा क्योंकि रिपेयर्स के लिए लोन लिया है, एसओपी कंसिडर किया तो। और थर्ड डीएलओपी का आंसर आपने ऑलरेडी ऊपर निकाला था, ऐड करो 43, 640। पहले घर को एसओपी लिया तो उसका आंसर नील, दूसरे घर को डीएलओपी लिया तो ऊपर तुमने फॉर्मेट में आंसर निकाला, वहां से कॉपी करो। थर्ड को एसओपी लिया तो पूरा 175 मिलेगा, क्योंकि इधर लिमिट हो जाएगी 2 लाख, आपने 175 पे किया है तो 2 लाख पूरा 175 पूरा मिलेगा। सो फाइनल आंसर हो जाएगा 1840। एंड अगर पहले घर को आपने डीएलओपी लिया तो आंसर ऊपर निकाला था आपने, इसको एसओपी लिया तो इसका 30 मिलेगा क्योंकि रिपेयर्स के लिए लोन था, और इसका 175, बट दोनों मिला के नहीं से आपको सिर्फ 2 लाख ही मिलेगा। याद है ना, दोनों घर का मिला के लिमिट है 2,30,000। मैंने आपको एक टेबल बना के एक्सप्लेन भी किया होगा कि दोनों प्रॉपर्टी में चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है अगर, तो फिर 2 लाख 2 लाख और टोटल भी 2 लाख ही मिलेगा। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो 30,000 दोनों मिला के भी 30,000 ही मिलेगा। एक में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और एक में नहीं हो रही है, तो जिसमें हो रही है उसमें 2 लाख और नहीं हो रही है उसमें 30, और दोनों मिला के 2 लाख। शांति से सॉल्यूशन देख लो, टेक्स्ट बुक ओपन करो और सॉल्यूशन देखो। कुछ डाउट हो तो पूछो। पेज नंबर 5.3 पे है ये क्वेश्चन, 5.3। चलो आगे आंसर समझा आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है कि नहीं मुझे बताओ। हो गया? क्वेश्चन 6 ये भी हो गया। 7 नहीं, ये बाकी है। चलो ये डिस्कस करते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इधर देखो सब लोग, ये को ओनर्स के ऊपर क्वेश्चन है। किसके ऊपर? को ओनर्स, मतलब जॉइंट ओनर्स है प्रॉपर्टी के। चलो ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा दिया है कि देयर इज वन प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू 8 आइडेंटिकल यूनिट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 8। 2 भाई हैं, एक का नाम है अरुण और एक का नाम है बिमल। अरुण और बिमल ने एक एक घर सेल्फ ऑक्यूपाई किया, एक एक घर नहीं, सॉरी, एक एक यूनिट, और बाकी के जितने भी यूनिट्स है ये सारे लेट आउट कर दिए हैं। अरुण है ना, अरुण 6 महीने के लिए घर ऑक्यूपाई नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि उसका है ना ट्रांसफर हुआ था, ट्रांसफर, एक जगह से दूसरे जगह पे जॉब कर रहा था तो वहां पे क्या हुआ था? ट्रांसफर। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर उसका ट्रांसफर हुआ है 6 महीने के लिए, वो घर बंद है, क्या तो भी आप उसको एसओपी ले सकते हो? यस, आप याद करो मैंने आपको एसओपी का डेफिनेशन लिखाया था, तो आप उस घर को अभी भी एसओपी रख सकते हो। सो वो घर एसओपी बन सकता है। अब है ना, सारे घर से आप लोगों को, या सारे यूनिट्स से आप लोगों को 12,000 का रेंट आ रहा है। 12,000 कितने का रेंट आ रहा है? 12,000। एंड सारे के सारे यूनिट्स 12 महीने के लिए लेट आउट थे। सिर्फ एक यूनिट है ना, एक यूनिट वो वेकेंट था फॉर 4 मंथ्स, मतलब वो लेट आउट था फॉर 8 मंथ्स। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये 6 यूनिट, ये जो 6 यूनिट है ये सब लेट आउट है, तो इसको आप क्या कर देना? कंसोलिडेट कर दो।
और सॉल्व करो आंसर क्या आ रहा है, और फिर जो फाइनल आंसर आया वो अरुण और बिमल में क्या कर देना, डिवाइड। और एसओपी का तो कैलकुलेशन आपको याद हो तो दोनों का अलग अलग ही करना है अपने को। तो अब ये सम में क्वेश्चन पहले शांति से पढ़ो। टू ब्रदर्स अरुण एंड बिमल आर को ओनर्स ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी विथ अ इक्वल शेयर। द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1516। द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 8 identical units. During the year 24-25, each owner occupied 1 unit for residence and balance unit, 6 units, were let out at a rent of 12,000 per month per unit. The municipal value of house property is 9 lakhs. The municipal taxes are 20% of municipal value which is paid during the year. Other expenses are as follows. One of the unit remained vacant for 4 months during the year. Arun could not occupy his unit for 6 months as he was transferred to Chennai. The other income of Arun and Bimal is 290 and 180 respectively for the financial year 24-25. Compute the income under the head income from house property and total income of two brothers for AY 25-26 if they pay tax under default tax regime. और एक चीज, also show the computation of income under this head if both exercise the option of shifting out of default tax regime. फर्क एक ही चीज का पड़ेगा, ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में और ऑप्शनल में एक ही चीज का डिफरेंस आएगा, क्या, एसओपी। एसओपी में इधर आंसर क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट में नील, और ऑप्शनल में क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इंटरेस्ट होगा। अब है ना, आपको इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, देखो पहले लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। इधर 2 कॉलम बनानी है, एक अरुण और एक मिस्टर बिमल, और इधर आएगा पर्टिकुलर्स। इधर लिखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें एलओपी का आंसर, जिसके लिए आप बनाओगे एक वर्किंग नोट, जिधर 6 यूनिट को क्लब करके आपको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। और दूसरा एसओपी का आंसर, और दूसरा इधर फिर अदर इनकम्स को आप ऐड करोगे। अदर इनकम्स तो पहले से ही दी गई है, कितनी थी, 290 एंड 180। सो इधर आ जाएगा 290, 180, और ये टोटल इनकम हो गया। इसका एक वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट से आंसर लेके आना है। ये टोटल इनकम होगा अंडर ऑप्शनल स्कीम। डिफॉल्ट स्कीम में पूरी सारी चीजें सेम रहेगी, सिर्फ एसओपी में आंसर हो जाएगा नील और नील। किसमें, डिफॉल्ट स्कीम में। अभी मत लिखना नील और नील, क्योंकि अभी वी आर अंडर ऑप्शनल स्कीम। बोलो समझा। चलो पहले तो टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, पेज नंबर 5.6 पे ये क्वेश्चन दिया है। सॉल्यूशन देखना नहीं, मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने फॉर्मेट रखा हुआ है, करो सॉल्व। ये क्वेश्चन में एक चीज तुम्हें समझ में आ रही है, म्युनिसिपल वैल्यू 9 लाख दी है तुम्हें, और फेयर रेंट तो दिया नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, तो यही आपका एक्सपेक्टेड रेंट हुआ। बट अंडरस्टैंड दिस इज एक्सपेक्टेड रेंट फॉर एंटायर प्रॉपर्टी। इसको आप क्या करोगे, 6/8, तो आपको 6 यूनिट्स का एक्सपेक्टेड रेंट मिलेगा, क्योंकि हमें एक यूनिट पे तो एसओपी अप्लाई करना है और इस पे भी एसओपी अप्लाई करना है। कुछ समझ में आ रहा है आपको। तो आपका स्टेप नंबर 1 अगर देखोगे ना एसओपी में एक्सपेक्टेड रेंट, तो वो हो जाएगा 6,75,000। 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 8। चलो यहाँ पे ध्यान दो, इधर आपका नेगेटिव 37,500 आएगा एंड 37,500। कैसे 37,500, 3 लाख इंटरेस्ट है, डिवाइड बाय 8, तो पर यूनिट आपको मिल गया। तो अरुण का कितना हुआ 37,500 और बिमल का हुआ 37,500। बैठा दिमाग में। और आपका ये आंसर कितना आ रहा है, एलओपी का
25,850 बराबर, क्योंकि आपका स्टेप नंबर 1 आएगा 675 एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंट, आपका एक्चुअल रेंट ही आ जाएगा 8,16,000। वैकेंसी रेंट ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही आपका रेंट स्टेप 2 में ज़्यादा है, तो कहने से आपका GAV क्या हो जाएगा 8,16,000। म्युनिसिपल टैक्स कितना होगा 9 लाख इंटू 20% इंटू 6/8, सो कितना आ रहा है ये 1,35,000। बैलेंस है 6,81,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ 2,25,000 आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 4,300 और फाइनल आंसर आपका 251,700 और इसको डिवाइड बाय 2 करो तो आपका आंसर आ गया 125,850 बराबर। और अगर DL ये अपना डिफॉल्ट स्कीम में बात करें तो 125,850, 125,850, नील नील 290 एंड 180, खत्म हो गया ये डिफॉल्ट स्कीम। ये बोलो समझा? कुछ डाउट हो तो पूछो। क्लियर? चलो यहाँ पे ध्यान दो। अभी ये सम हुआ है सुरेश और रमेश वाला? नहीं हुआ है, ठीक है, रहने दो। नहीं, डायरेक्ट दिखा सकते। चलो अब ये सम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये सम में एक ही चीज मैं आपको बता देता हूं, जो पता है अपना ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, ड्रेनेज सिस्टम, तो उसके लिए भी आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है, ड्रेनेज टैक्स करके, दैट इज पार्ट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स ओनली। ये म्युनिसिपल टैक्स का ही पार्ट है, तो ये भी आपको माइनस करने मिलेगा। सो म्युनिसिपल टैक्स जैसे आप माइनस करते हो, वैसे ये ड्रेनेज टैक्स जो होता है वो भी आप माइनस कर सकते हो। कहां से? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, याद करो, कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया, क्या आपको इंडिया में वो प्रॉपर्टी पे टैक्स लग सकता है? यस, अगर आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी और इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है तो लगेगा, एंड आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी और आउटसाइड इंडिया ही रेंट मिल रही है तो R&OR को लगेगा, बराबर। आपको सारे अमाउंट्स दिए गए होंगे इन फॉरेन करेंसी, आपको सारे अमाउंट्स को क्या करना है? कन्वर्ट करना है इनटू रुपीस, जिसके लिए एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में दिया होगा। अब ये सम देखो, मिस्टर वरुण इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, RBNOR। अब इसके पास दो घर हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया वाला जो घर है ना, उसमें ये लाइन पढ़ो क्या लिखी है, द एंटायर रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया वाला घर लेट आउट हो गया, टैक्सेबल। दिल्ली वाले घर में वो खुद रहता है तो वो SOP हो गया, बराबर। चलो पढ़ो और सॉल्व करो। चलो यहां पे ध्यान दो, 3,000 इंटू 12 इंटू 55, इसके नहीं से, और एक्चुअल रेंट, और वही आपका GAV बनेगा, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेड रेंट का डिटेल नहीं है। 1000 प्लस 500 मल्टीप्लाई बाय 55 इज म्युनिसिपल टैक्स पेड, NAV मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया वाली प्रॉपर्टी का आंसर। जो दिल्ली वाली प्रॉपर्टी है उसमें दो चीजें आएगी, पहला PCPI, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, और करंट ईयर इंटरेस्ट। दोनों ऐड करोगे तो वो 2 लाख के ऊपर जा रहा है, तो इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 lakhs। और आपका फाइनल आंसर देखो 11,28,250 होगा।
जो ऑस्ट्रेलिया वाली प्रॉपर्टी है उसका आंसर 1328,250 एंड जो दिल्ली वाली प्रॉपर्टी है उसका -2 लाख, सो 11,28,250। आप ये कैलकुलेशन ज़रा सा देखो। पहले तो PCPI जो है वो आपका हो जाएगा 6,80,000, जो डिवाइड बाय 5 करोगे तो 136 मिलेगा एंड करंट ईयर की इंटरेस्ट होगी 240, दोनों मिला के हो जाएगा 376 रिस्ट्रिक्टेड टू 2 lakhs। कुछ समझ रहा है तो किया ना 240 और 136 हुआ ना 376। तो 376 को आप रेस्ट्रिक्ट कर दोगे कितने पे, 2 lakhs पे, क्योंकि आपको SOP में मैक्सिमम कितना मिलता है 2 lakhs। बोलो समझा ये? चलो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे एक्सप्लेन करना है, ध्यान देना। आप लोगों ने TDS करके वर्ड सुना होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या कॉन्सेप्ट है समझो थोड़ा सा। समझो एक पर्सन है जो पेयर है और दूसरा पर्सन जो है वो पेई है। एग्जाम्पल लो कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड, यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर एक्स। अब ये ABC लिमिटेड मिस्टर एक्स को कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, एग्जाम्पल सैलरी पे कर रहे हैं या रॉयल्टी पे कर रहे हैं या प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं या टेक्निकल फीस पे कर रहे हैं, कोई भी टाइप का अमाउंट पे किया जा रहा है, इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है या फिर रेंट पे किया जा रहा है। सो ये पर्सन कौन हो चुका, पेयर, ये अमाउंट दे रहा है, पेयर है वो। और ये कौन है, पेई, पेई मतलब रिसीवर। अब ये जो अमाउंट पे किया जा रहा है वो पेयर के लिए क्या है, इट्स एन एक्सपेंस, और यही अमाउंट पेई के लिए क्या है, इट्स एन इनकम। अब एक कॉन्सेप्ट क्या बनाया गया है कि जो भी आप अमाउंट पे करोगे, समझो कि अमाउंट 1 लाख रुपीज है पर मंथ, तो पेयर आपको एक काम क्या करना है, आप है ना पेई को 1 लाख मत पे करना पर मंथ, आप उसमें से कुछ अमाउंट जो हम आपको बताएंगे उतना माइनस करना और बैलेंस जो बचेगा ना वही पे करना मिस्टर एक्स को। समझो कि गवर्नमेंट ने बोला 10% या 5% या 20%, तो उतना काट लेना है। मतलब कितना हो गया, 10% के हिसाब से 10,000 काट लो, 90,000 किसको चला जाएगा, मिस्टर एक्स को, और ये 10,000 किसको जाएगा, गवर्नमेंट को। अब तुम समझो ये ABC लिमिटेड ये कौन है कि नहीं से ये सोर्स ऑफ इनकम है, किसके लिए, मिस्टर एक्स के लिए। अब मिस्टर एक्स यहां से 1 लाख रुपया कमाने वाला था, बट अब उसने क्या किया, सोर्स ने 1 में से 10 काट के गवर्नमेंट को दे दिया और 90,000 इसको दिया। मतलब मिस्टर एक्स की इनकम कितनी है, 1 लाख ही है, बट 10,000 गवर्नमेंट के पास जो गया वो किसका गया, ABC का गया कि मिस्टर एक्स का गया, मिस्टर एक्स का गया। और इसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब क्या, जहां से आपकी इनकम का सोर्स है वही पर्सन अगर टैक्स क्या कर दे, डिडक्ट, और गवर्नमेंट को दे दे, तो उसको हम बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो उसको हम बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो आपको कोई पूछे व्हाट इज TDS, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जहां से अपनी इनकम आ रही है वो पर्सन ही अगर टैक्स काट के गवर्नमेंट को देते तो दैट इज TDS। सो अब तुम समझो, तुम्हें अलग से एक चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा TDS करके, जो अपना लास्ट चैप्टर है। सो वो उसमें आपको सिखाया जाएगा कि कब आपको TDS काटना है, कितना परसेंटेज TDS काटना है। सो वो सब चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन की जाएगी। TDS चैप्टर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, पेयर, क्योंकि इसको TDS काटना पड़ता है, इसको TDS गवर्नमेंट को देना पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूं, TDS का कॉन्सेप्ट हो
या टीडीएस का कॉन्सेप्ट ना हो, कहने से उससे पेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सोचो अगर टीडीएस का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो पेयर को कहने से 1 लाख देना पड़ता मिस्टर एक्स को, और टीडीएस है तो कहने से इसको जा रहा है 90 और गवर्नमेंट को जा रहा है 10, मतलब मिस्टर ये एबीसी लिमिटेड का तो आउटफ्लो 1 लाख ही है, उससे कोई फर्क पड़ा नहीं है। आप समझो मैं आपको कोई पैसा दे रहा हूं, आपके पैसों में से मुझे काट के गवर्नमेंट को देना है, मेरे को कोई अलग से अपने जेब से देना नहीं है। सो मेरे लिए तो कोई खर्चा बड़ा नहीं है, मेरे को तो सिर्फ आपको जो पेमेंट कर रहा हूं उसमें से काट के गवर्नमेंट को देना है। अब क्या होता है, अब मैं आपको एक स्टेप और आगे सिखाता हूं। ये मिस्टर एक्स है ना, मिस्टर एक्स ये अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेगा, और ये टोटल इनकम पे वो टोटल टैक्स कैलकुलेट करेगा कितना आ रहा है उसको भरने को। अगर समझो कि उसका टोटल टैक्स जैसे ही साल खत्म हुआ वो आ रहा है 1,40,000, तो अब है ना, अब मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को क्या बोलेगा कि गवर्नमेंट आई एम लायबल टू पे 1,40,000, लेकिन एबीसी लिमिटेड ने हर महीने आपको 10,000 दे के कहने से 1,20,000 तो ऑलरेडी दे दिया है, तो अब मैं कितना दूंगा? सिर्फ 20,000। दिस इज फाइनल टैक्स पेएबल, इतना मुझे और देना पड़ेगा। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका टैक्स लायबिलिटी 80,000 आए सिर्फ। अगर 80,000 आया तो क्या करेंगे? तो हम 1,20,000 इसमें से माइनस करेंगे और 40,000 का हम रिफंड लेंगे। रिफंड मतलब शॉर्ट में अगर बोलने जाऊं तो क्या हो रहा है पता है? टीडीएस फॉर मिस्टर एक्स इज लाइक एन असेट। कल उठ के उसकी जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी, टैक्स लायबिलिटी, उसमें से कहना ही से वो अपना असेट माइनस कर देगा टीडीएस, और बैलेंस जो भी आएगा वो या तो भरेगा या तो रिफंड मांगेगा। सो टीडीएस क्या है? दिस इज लाइक अ टैक्स विच इज पेड इन एडवांस टू गवर्नमेंट। आपने ये टैक्स गवर्नमेंट को एडवांस में दिया है, दैट इज टीडीएस। ये बैठा, दिमाग में बैठा। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों पढ़ाया? टीडीएस अभी बहुत बार आएगा आगे, बट अभी क्यों पढ़ाया मैंने, समझो। समझो एक पर्सन है मिस्टर बी, और ये पर्सन कहां पे है अभी? आउटसाइड इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन तभी अप्लाई होगा जब आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। कौन? मिस्टर बी। और यहां पे एक पर्सन है मिस्टर ए, और मिस्टर बी से मिस्टर ए ने क्या लिया है बोलो? लोन। 50 लाख का लोन लिया है एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट। और ये लोन क्यों उठाया मिस्टर ए ने? क्योंकि इसको इन्वेस्ट करना था इन हाउस प्रॉपर्टी। अब मिस्टर ए क्या पे करेगा मिस्टर बी को? इंटरेस्ट। अच्छा, मिस्टर ए के लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम के एक्सपेंस। और मिस्टर ए कौन है? ये एक्सपेंस का पेयर, और ये कौन है? पेई। अब समझो कि मिस्टर ए ने ये हाउस प्रॉपर्टी भाड़े पे दे दी, एग्जाम्पल। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई है? लेट आउट। लेट आउट हुई तो ये प्रॉपर्टी के केस में लेट आउट हुई तो ये प्रॉपर्टी का कहने से एनएवी आएगा। एनएवी समझो कि एनएवी 10 लाख आया है। 2 एग्जांपल्स लूंगा मैं, 2। तो इसमें से क्या माइनस करोगे? डिडक्शन 24A, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 3 लाख एंड 3 लाख, एंड 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी आप माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, मिस्टर ए कितना लोन पे इंटरेस्ट दे रहा है? इंटरेस्ट कितना होगा उसका बोलो? 6 लाख होगा। 50 लाख का 12% कितना? 6 लाख बराबर। तो 6 लाख उसका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी क्या रखी है उसने बोलो जरा? तो पूरा इंटरेस्ट मिलेगा 6 लाख एंड 6 लाख। अरे 2 लाख कैसे मिलेगा रे बेवड़े? एसओपी में होता है वो, एलओपी में तो कहने से पूरा मिलेगा 6 लाख एंड 6 लाख। हाँ या ना? अब सुनो, अब एक पॉइंट क्या बनाया गया है कि मिस्टर ए, जब भी आप लोन लोगे ऐसे पर्सन से जो कहां पे है, अब आप उसको क्या पे करोगे? लाउडर। तो इस इंटरेस्ट में से ना आप
TDS माइनस कर देना 10%, 60,000, 540 ही पेमेंट करना किसको? मिस्टर बी को, और ये आके गवर्नमेंट को दे देना। ऐसा किसको बोला गया? मिस्टर ए को। क्या मिस्टर ए को ये 60,000 अपने जेब से देना है? नहीं, उसको तो जो पैसा वो मिस्टर बी को देने वाला था कि नहीं, उसमें से देना है। अब समझो मिस्टर ए ने, अगर मिस्टर ए ने TDS इज डिडक्टेड, मतलब मिस्टर ए ने 6 लाख में से 60,000 काट दिया एंड डिपॉजिटेड विथ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को दे भी दिया, तो क्या नहीं से जो गवर्नमेंट ने उसको बोला है वो उसने फॉलो किया है। बट ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि TDS इज नॉट डिडक्टेड। नॉट डिडक्टेड मतलब क्या? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पूरा 6 लाख ही दे दिया, या फिर और TDS इज डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। मतलब इसमें नुकसान किसका हुआ? गवर्नमेंट का नुकसान हुआ। कैसे गवर्नमेंट का नुकसान हुआ? अरे भाई, जो 60,000 टैक्स मिलने वाला था, ये टैक्स किसका था? मिस्टर बी का था, जो गवर्नमेंट को मिलने वाला था, कहने से वो मिला ही नहीं। और किसके वजह से नहीं मिला? तो अब मिस्टर ए, अगर तूने TDS काटा या काट के हमें पैसा दिया, तो ये जो 6 लाख रुपया तू एक्सपेंस कर रहा है ना, एक्सपेंस, हम तुझे ये एक्सपेंस माइनस करने नहीं देंगे। और हम तुझे एक्सपेंस माइनस करने नहीं देंगे मतलब यहां पे तेरी इनकम हो जाएगी 1 लाख और यहां पे तेरी इनकम हो जाएगी 7 लाख। दिस इज लाइक अ पनिशमेंट विच इज गिवन टू मिस्टर ए फॉर नॉट डिडक्टिंग TDS। TDS ना काटने के लिए कि नहीं से उसको क्या दिया गया है? एक टाइप का पनिशमेंट। हम तेरे वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, ऐसा कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट। किसको? मिस्टर ए को। भाई तेरे को तो वो 6 लाख में से 60,000 काटना था, तू काट के हमें दे दे। तूने अगर 60,000 नहीं काटा, अब सोचो कल उठ के मिस्टर भी आके टैक्स ना भरे, तो कहने से मिस्टर, तेरे वजह से हमारा नुकसान हो गया, हम क्या करेंगे? हम तुझे पनिशमेंट देंगे। क्या पनिशमेंट? हम तुझे 24B में इंटरेस्ट माइनस करने नहीं देंगे, तो तेरी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये कहां दिया गया है? ये दिया गया है सेक्शन नंबर 25 के अंदर, नो TDS नो डिडक्शन। बोलो क्या? नो TDS। सो अगर आप लोग क्या ले रहे हो? बोलो लोन। कहां से? आउटसाइड इंडिया। अब आप क्या पे करोगे? वो इंटरेस्ट में से आपको क्या काटना है और किसको देना है? अगर आपने वो किया नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। बोलो समझा? सो ये आपका सेक्शन 25 कंप्लीट हुआ। TDS का मीनिंग पहले एक्सप्लेन कर दो और फिर ये सेक्शन लिख दो। एक सेकेंड ना, रुकिए। हाँ, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है मैडम आपका? 6 लाख ही है ना। वो तो TDS गवर्नमेंट ने बोला है, तो दैट डज नॉट मीन के ये 60,000 TDS ये इंटरेस्ट नहीं है, ये भी इंटरेस्ट ही है। वो तो गवर्नमेंट आपको बोल रहा है कि वो 6 लाख में से 10% हमें दो, है तो इंटरेस्ट ही ना। चलो डन। चलो अब यहां पे ध्यान दो। पेज नंबर 5.16 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, करो सॉल्व ये।
तुम्हें क्वेश्चन समझाओ तो इसमें एक पॉइंट जो आपको याद आना चाहिए वो क्या है? हाँ, वो अनरियलाइज रेंट आपको स्टेप 2 में माइनस करने नहीं मिलेगा, वो भी इस ध्यान में रखना, क्योंकि ही इज इंटरेस्टेड इन अदर प्रॉपर्टी ना, वो दूसरे प्रॉपर्टी में रेंट पे कर रहा है रेगुलरली। आ गया आंसर? चलो देखो फाइनल आंसर 3,91,000 बराबर 3,91,000 आंसर आना चाहिए। चलो अब उसके बाद ये क्वेश्चन हो चुका रहेगा ना अपना क्वेश्चन 4, चेक करो हो गया ना। ये हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। नहीं हुआ? करेंगे फटाफट से सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 5.11। इसमें आप समझ पा रहे हो ना, 3/4 पे एसओपी के प्रोविजंस लगेंगे, 1/4 पे एलओपी के प्रोविजंस। इसका तो होगा ही ना जब थोड़े बहुत चैप्टर्स हो जाएंगे उसके बाद। क्यों? अभी पता नहीं मुझे कब होगा उसका। आया आंसर आया?
चलो आ गया आंसर, चेक करेंगे फाइनल आंसर। नेगेटिव 83,275। एसओपी में नेगेटिव 1,13,250 आएगा, जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसका 3/4 एंड इधर 1/4 इंटरेस्ट आ जाएगा 29,975। सो फाइनल आंसर 83,275 नेगेटिव। तो मैं ये समझ में आ रहा है ना, ये सब में म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इन सबको हमें 1/4 करना पड़ेगा क्योंकि ये सब पूरा प्रॉपर्टी का दिया हुआ है। सो आपको सबको 1/4 1/4 1/4 करना पड़ेगा। चलो अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसमें दो असेसीज दिए गए, रमेश एंड सुरेश, ऐसे दो असेसीज दिए गए। अब ये जो क्वेश्चन है, पता है मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज करके एक हेडिंग करवाया था कि प्रॉपर्टी एलओपी कब एंड एसओपी कब। उसमें मैंने आपको 6 एग्जाम्पल्स दिए थे। जो 6th एग्जाम्पल था ना, 6th एग्जाम्पल देखो, उसमें ऐसा था प्रॉपर्टी पहले 3 महीने कंस्ट्रक्शन चल रहा है और फिर आपकी प्रॉपर्टी बन गई है। वो वाला पॉइंट यहां पे टारगेट किया गया है। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कब? जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, एक लाइन रमेश की दी है, एक लाइन सुरेश की दी हुई है। तो पहले रमेश का सारा डेटा अलग कर देना, सुरेश का सारा डेटा अलग करना और फिर सॉल्व करना। तुम्हारे लिए चीजें बहुत इजी हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान में रखना ये चीज। लिख लेना कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर लिख लो 5.8। उसके बाद नेक्स्ट सम, होमवर्क सेक्शन में से क्वेश्चन 1 कर लेना। होमवर्क में से, क्लासवर्क में से क्वेश्चन नंबर 8, होमवर्क में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तो हो चुका है, 1, 2, 3 ये हो गया, इसको छोड़ दो। क्लास टेस्ट में से क्वेश्चन नंबर 1, एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं अभी, ये होमवर्क में रहेंगे। आप अगर YouTube पे भी देखोगे, प्रोफेशनल एकेडमी के चैनल पे मैंने हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन लेक्चर डाला है, तो रिवाइज आप वहाँ से कर सकते हो। एंड ये क्वेश्चंस मुझे नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा सॉल्व करके चाहिए। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 क्लास वर्क का, होमवर्क का क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड क्लास टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर अपन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय फ्रेंड्स।